नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली खबर जो हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी रोचक है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने के बाद, विरोधी सुर सुनने के बाद आखिरकार ध्यान की मुद्दा में बैठने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने धुआंधार प्रचार का खुद अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। अगली खबर 7वें और आखिरी चरण के मतदान से जुड़ी है। शाम 6 बजे आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब इंतजार 1 जून का है। आखिरी चरण में कौन सी हॉट सीट शामिल है, बताएंगे हम आपको विस्तार से। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी है। साय सरकार ने महतारी वंदन योजना के बाद अब महतारी सदन बनाने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये तैयारी विपक्ष को रास नहीं आ रही और कट कॉपी पेस्ट का आरोप मढ़ा जा रहा है। ऐसा क्यों है वो भी बताएंगे। चौथी खबर आपको बहुत राहत देगी। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और अब जल्दी ही ये मानसून महाराष्ट्र के रास्ते होते हुए अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों को इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। वहीं 5वीं खबर बिलासपुर के परेशान यात्रियों से जुड़ी है, या यूं कहें कि एयरलाइंस की मनमर्जी की कहानी है ये। 66 यात्री अपने लगेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि मानते नहीं। आपको पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। देश में आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर तकरीबन खत्म हो गया, मगर सारे चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार कैंपेनर के तौर पर उभरे हैं। मोदी ने 7 दौर के चुनाव में केरल से लेकर कटक तक पूरे देश भर में प्रचार कर तकरीबन 200 रैलियां और कई सारे रोड शो कर बीजेपी के चुनाव प्रचार को नई ऊंचाइयां दी। आज भी मोदी पंजाब और ओडिशा में चुनाव प्रचार समाप्त कर शाम को कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना कर अपने लंबे चुनाव प्रचार अभियान की पूर्णाहुति की। देखिए मोदी के प्रचार कैंपेन के रंगों से सजी ये खास रिपोर्ट। अंजाम तक पहुंचा चुनाव। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। प्रधानमंत्री का आखिरी चुनावी प्रचार। 2024 के चुनाव प्रचार की मेरी ये अंतिम सभा है। पीएम ने दिया धुआंधार कैंपेन को अंजाम। मैं देश भर में जाकर के आया हूं। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। हम साथ चले तो जीतेंगे। मैं कहता हूं, जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की जीत, प्रकृति की जीत है, ज्योत की, विरासतों के, प्रीति की, कर्म के, धर्म की जीत है, ये देश की कि नए युग के प्रवेश की ये जीत है भारत की, ये जीत है जनता जनार्दन की। घड़ी में जैसे ही 6 बजे वैसे ही चुनाव प्रचार थम गया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जनता को संदेश दिया। दरअसल प्रधानमंत्री वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, लिहाजा चुनाव प्रचार का आखिरी संदेश भी काशी वासियों के ही नाम रहा। लेकिन खास बात जो रही वो थी उनकी भाषा। उन्होंने बनारसी अंदाज में ही काशी वासियों को अपना संदेश सुनाया। अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो, ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी भक्ति, शक्ति और विरक्ति का नगरी हो। ये नगरी का प्रतिनिधि होना बस बाबा विश्वनाथ के असीम कृपा से। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 16 मार्च को हुआ था। तब से पीएम मोदी ने अपनी कमर कस ली और हर उन राज्यों में जनसभा की जहां उन्हें बीजेपी कमजोर होती दिखी।
जहां उन्हें उम्मीदवार नया दिखा, वहां उन्होंने खुद जनसभा की। मजबूत सीटों पर रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन किया, तो हॉट सीटों पर रात्रि विश्राम किया। आइए आपको बताते हैं कि चुनाव में प्रधानमंत्री ने अपने मिशन 400 पार के लिए कितनी ताकत झोंकी। 17 मार्च को आंध्र प्रदेश में उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। 75 दिन में कुल 180 रैलियां की, 21 रोड शो किए, हर दिन करीब 2 रैलियों को संबोधित किया। चुनाव की घोषणा से पहले भी फरवरी में प्रधानमंत्री 15 रैलियां कर चुके थे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ देश के दक्षिण छोर से शुरू हुआ उनका प्रचार अभियान उत्तर में पंजाब के होशियारपुर में आकर खत्म हुआ। इस बीच पीएम मोदी ने किन राज्यों में कितनी सभाएं की हैं, आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 22 जनसभाएं, कर्नाटक में 11 रैलियां, तेलंगाना में 11, तमिलनाडु में 7, आंध्र प्रदेश में 5, केरल में 3, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19, पश्चिम बंगाल में 20, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में 10 और झारखंड में 7 रैलियां की। पीएम मोदी के 2019 के चुनावी रैलियों की संख्या देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने उस चुनाव में कुल 142 जनसभाएं की थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा ज्यादा रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने पहली बार रायपुर के राजभवन में रात्रि विश्राम किया, साथ ही पटना और बनारस में भी रुके। 7 चरणों के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए, जो कि अपने आप में ही एक नया रिकॉर्ड और बड़ा रिकॉर्ड है। इस दौरान पीएम मोदी ने टीवी चैनल्स को 80 इंटरव्यूज दिए। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? अब आपको वो मजेदार भाषण भी सुनाते हैं जिसने जनता का ध्यान खींचा। तो कभी विपक्ष प्रधानमंत्री पर आग बबूला हुआ, वो भाषण जिसने राहुल गांधी को ललकारने का काम किया, तो कभी जनता को बीजेपी का इरादा बताया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। 2019 के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में इस बार ज्यादा सक्रिय नजर आए, क्योंकि अब की बार बीजेपी का टारगेट भी बड़ा था और विपक्षी एकता भी एक बड़ी चुनौती थी। लिहाजा 400 पार का आंकड़ा एनडीए पार कर पाएगा, ये 4 जून को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ने 1.5 महीने तक तूफानी प्रचार किया और अब पहुंच गए हैं कन्याकुमारी, जहां वो अगले 24 घंटे तक विवेकानंद रॉक पर बने मंदिर में ध्यान और विश्राम करेंगे। हालांकि मोदी के इस ध्यान और एकांत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस ध्यान का प्रसारण किया गया तो उस पर आपत्ति की जाएगी, मगर मोदी और उनकी टीम ऐसे विरोध की परवाह तो कम ही करती है। देश में पिछले 1.5 महीने से चल रहे चुनाव के आखिरी दौर के मतदान के लिए आज शाम प्रचार खत्म हो गया और अब अंतिम दौर की तैयारियां अपने आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। इस दौर में 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोट पड़ने हैं और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अभिनेता रवि किशन और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक की किस्मत का फैसला होना है। मगर हॉट सीट पर कौन लोग कड़े मुकाबले में फंसे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4 जून को 400 पार।
अब ये रैलियों का शोर सुनाई नहीं देगा, लाउडस्पीकर पर जुमलेबाजी नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीट, बिहार की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, उड़ीसा की 6 सीट, पंजाब की 13 सीट, हिमाचल की 4 सीट, झारखंड की 3 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। अब तक हुए 6 चरणों के चुनाव और मतदान प्रतिशत पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान प्रतिशत रहा 66.14%। दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत रहा 66.71%। तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत 65.68%। चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत 69.16% रहा, जहां 96 सीटों पर मतदान हुए। पांचवें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुए, वोटिंग प्रतिशत रहा 62.2%। छठवें चरण में 57 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान प्रतिशत रहा 61.98%। सातवें चरण में वाराणसी में भी चुनाव होगा। यह वही सीट है जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश की निगाहें सिर्फ उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर होगी। यहां से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि यहां से पीएम मोदी के खिलाफ कुल 41 लोगों ने पर्चा भरा था, लेकिन एक उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया और बाकी के 33 लोगों के पर्चे जांच के दौरान खारिज हो गए। अब पीएम मोदी के खिलाफ कुल 6 लोग चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा यूपी की एक और सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो है गोरखपुर। इस सीट से अभिनेता और अभिनेत्री आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा ने सांसद रवि किशन शुक्ला को दूसरी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से अभिनेत्री काजल निषाद चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए यही दौर अंतिम और यही दौर भारी रहने वाला है। देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बीते चुनाव में शानदार था। हालांकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एनडीए को चुनौती जरूर मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कठिन परीक्षा पंजाब, उड़ीसा और बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। हालांकि 2019 में इन सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी मध्य प्रदेश में अपना जो सीट है उसको बढ़ाया और छत्तीसगढ़, राजस्थान को फिर वापस ले लिया बीजेपी भाजपा ने। और तेलंगाना में हमारी जो वोट था वो वोट का और भी उसका एनहेंसमेंट हुआ, वोट बढ़ा, सीट भी आया ज्यादा। इसका बाद ये लोग का जो इंडी जोट है वो तो पूरा खत्म हो गया है। आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 29 सीटों पर एनडीए मजबूत है और बाकी बची सीटों पर इंडिया गठबंधन। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने यूपी से लेकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी राज्यों में अपना डेरा जमाया और रणनीति के तहत काम किया। जिन राज्यों में मतदान खत्म हुए वहां के नेताओं ने यहां दौरे भी किए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का 400 पार का नारा सच साबित होता है या फिर पीएम को सत्ता से हिलाने में इंडिया गठबंधन की ताकत सफल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का शोर थम चुका है। इस पूरे चरण के दौरान हमने ये देखा कि किस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे पे हमले बोलते रहे, मुद्दा डिसाइड करते रहे और मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाते रहे। अब ईवीएम में मतदाताओं ने सभी अपने प्रत्याशियों के भाग्य कैद कर दिए हैं। 7वें चरण की वोटिंग बाकी है, वो भी अब 57 सीटों का उनका भी भाग्य तय हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद अब ये साफ होगा कि देश में जो कंटिन्यूटी है भारतीय जनता पार्टी की वो जारी रहेगी या फिर नई तहजीब जिसका वादा किया जा रहा है, जिसके ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। इस फेज का चुनाव प्रचार भारी शोर शराबे और तनातनी वाला रहा। इसलिए भी रहा क्योंकि चुनाव लड़ रहे सारे महारथियों ने अपना चुनाव लड़ा और फिर आ गए आखिरी दौर की इन सीटों पर प्रचार करने।
मगर 2 दिन बाद चुनाव और 5 दिन बाद परिणामों को पता चल जाएगा। साथ ही कौन होगा प्रधानमंत्री 2024, इस राज से भी पर्दा हट जाएगा। इसलिए उम्मीद करिए कि इस आखिरी दौर में भी अच्छा खासा मतदान हो। मौसम के मोर्चे पर अच्छी बुरी यानी कि मिली जुली खबर है। अच्छी खबर यह कि राहत का मानसून एक दिन पहले ही आज केरल पहुंच गया, जहां से वो देश के दूसरे हिस्सों में आने की तैयारी करेगा। तो बुरी खबर यही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी आसमान से जमकर आग बरसी। तकरीबन सभी बड़ी शहरों में थर्मामीटर का पारा 40 से 45 डिग्री के बीच झूलता रहा। गर्मी से झुलस रही जनता को अब इंतजार है राहत की बारिशों का, जो तय समय पर ही आएगी। देखिए बारिश से जुड़ी ये खबर। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। एमपी वाले बोले कब होगी झमाझम। छत्तीसगढ़ में पारा नहीं हो रहा कम। आखिर कब बदलेगा मौसम? 2 रंग दुनिया के, एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप। ये सच है, केरल में मॉनसून ने दस्तक जो दे दी है, जो धीरे धीरे पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने केरल में 31 मई तक मॉनसून के आने का अनुमान जताया था। समय से पहले मॉनसून आने के पीछे रेमल चक्रवात को वजह माना जा रहा है। केरल पहुंचने के बाद मॉनसून को पूरे महाराष्ट्र में पहुंचने में लगभग 8 से 10 दिन लगने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। 30 मई को मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मेरे सिर पर तपता हुआ ये सूरज और चेहरे पर छलछलाता पसीना कह रहे हैं प्रकृति को और न सताओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। 50 डिग्री के आसपास पारा पहुंच रहा है। ऐसे में इंसान जिएगा तो कैसे, यही बड़ा सवाल है। प्रकृतिवादी चिंतित है, सरकार चिंतित है और चिंतित है मौसम वैज्ञानिक, क्योंकि उनका कहना है भविष्य में इसी तरह की भीषण गर्मी हमें झकझोर कर रखेगी। ये समय है सुधर जाने का, प्रकृति को सहेजने का। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में गर्मी के तीखे तेवर धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। 1 जून से लोगों को हीट वेव और गर्मी से राहत मिल सकती है। केरल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद 15 जून को एमपी में मॉनसून आने की संभावना जताई जा रही है। मानसून जो है 24 घंटे में केरल में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की खास तौर पे बात करें, तो कब तक यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है? भोपाल में जो है कि 20 तारीख के आसपास और मध्य प्रदेश में 15 से मानसून आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 15। वहीं इस बीच मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों का तापमान 46 डिग्री के पार रहेगा। मैहर में भीषण गर्मी के कारण सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मां शारदा के दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता था। वहां अब गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। आने की इच्छा थी हमारी तो आए। गर्मी इतनी है, आपको नहीं लगा बाद में चले जाए? नहीं, अभी आना था। माँ ने बुला लिया मुझे, तो आ गए। बस इच्छा थी बस आने की। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं, पर महाराष्ट्र से यहाँ का तापमान कम है। अच्छा, महाराष्ट्र में ज्यादा है? हाँ, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। इससे श्रद्धा है तो माता की श्रद्धा किससे चढ़ जाएंगे। रीवा में लू लगने से ग्रामीण की भी मौत हो गई है। विंध्य के अलग अलग जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है, जिसने आम जनजीवन को तो परेशानी में डाल ही रखा है, फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। तेज धूप से सब्जियों की फसल सूख रही है। हम किसानों को ये इस समय सलाह देना चाहेंगे कि आप जैसे देख रहे हैं कि 48 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है। विशेषकर सब्जी वाली फसलों में किसान भाई हमारे सुबह के टाइम संभव हो सके तो सिंचाई करें या शाम के टाइम संभव तो सिंचाई करें, क्योंकि उससे क्या है कि उनके पौधे की गलने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के चलते सीएम साई ने लोगों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखें। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म मुंगेली जिला रहा है। 2 दिन पहले शहर में 47.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो भारत में 9वें स्थान पर और छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर रिकॉर्ड था। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि अगले 2 दिनों तक अगर जरूरत ना पड़ने पर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और 1 तारीख के बाद मौसम जब औसत की तुलना पे थोड़ा सामान्य होगा तब तमाम लोग अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। इधर बीते दिन दिल्ली एनसीआर में थोड़ी देर बारिश हुई, हालांकि अब भी यहाँ प्रचंड गर्मी का कहर जारी है।
कई इलाकों में तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में इस वक्त पानी की किल्लत से भी लोग जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर गर्मी से हाल बेहाल है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पशु पक्षियों की मौत हो रही है। मशीनें गर्मी में खराब हो रही हैं। यानी हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि गर्मी अब मार रही है। अब सभी को इंतजार है तो बस बारिश की बूंदों का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस बार की भीषण गर्मी का बड़ा कारण ये भी निकल कर आया है कि शहरी इलाकों में जिस तेजी से कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, उसने पेड़ पौधों को पनपने का संकट खड़ा कर दिया है और चमचमाती सड़कें और इमारतें सूरज से निकलने वाली ताप को फैलाती हैं, जबकि मिट्टी, वृक्ष और जंगल इस तपिश को अपने ऊपर झेल कर खत्म कर देती हैं। वृक्षारोपण का महत्व इन गर्मी के दिनों में ही समझ आता है। बाकी दिन तो जनता सब कुछ भुलाकर अपने में मस्त रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार की नजर अब आधी आबादी पर है। महतारी वंदन के बाद विष्णुदेव साय सरकार महतारी सदन योजना ला रही है। बंधन योजना में जहां महिलाओं के खाते में सीधे पैसे आते थे, तो सदन योजना में महिलाएं आत्मनिर्भर बने, ये मकसद है। हालांकि कांग्रेस इस योजना को भूपेश बघेल सरकार की गौठान योजना की कॉपी कह रही है। लेकिन पार्टियों के वाद विवाद के बीच महतारी सदन योजना कितने काम की है, देखिए ये रिपोर्ट। महतारी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। वंदन के बाद अब सदन की तैयारी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के बाद अब विष्णुदेव साय सरकार की महतारी सदन योजना लाने की तैयारी है। महतारी वंदन योजना के जरिए हर महीने 1000 रुपये महिलाओं के खातों में डालकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं अब महिलाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रदेश में जगह जगह सदन बनाए जाएंगे। लेकिन इसके बनने से पहले ही प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। महतारी सदन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। महिलाओं को उनके गांव में ही कामकाज मिले, इसके लिए प्रदेश में महतारी सदन बनाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि महतारी सदन के जरिए महिलाओं को रोजगार मिलेगा। विभाग पहले 1400 से ज्यादा महतारी सदन बनाने का काम करेगा। हर ब्लॉक में 10,000 महतारी सदन होंगे। बताया जा रहा है कि विभाग ने महतारी सदन का डिजाइन भी तय कर लिया है। किस तरीके से हो सकता है महिला सदन का डिजाइन, ये भी जानिए। महतारी सदन में महिलाओं के उठने बैठने की जगह होगी। महिलाएं अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करेंगी। एक महतारी सदन करीब 120 वर्ग मीटर में बनेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों से इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। महतारी सदन में 2 कमरे व्यावसायिक उपयोग के लिए होंगे। महिला सदन में एक स्टोर रूम और किचन भी बनाया जाएगा। पानी के लिए ट्यूबवेल, सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल भी बनेगी। बीजेपी सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं को सशक्त करने का काम करेगी। साय सरकार का कहना है कि महिलाओं की आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिए भवन बनाने की जरूरत है। आज गांव-गांव में महिला स्व सहायता समूह बिहान योजना के माध्यम से गांव में बड़ी संख्या में महिलाएं समूह के माध्यम से काम कर रही है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। उनके लिए भवन की आवश्यकता है और महिला सदन बनाकर उनके संपूर्ण विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार काम करेगी। लेकिन कांग्रेस का सरकार की इस योजना को लेकर कुछ और ही रुख देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर योजनाओं को कॉपी पेस्ट करने के आरोप लगाए, जिसमें केवल महिला सदन ही नहीं बल्कि गौवंश अभ्यारण्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें 10,000 से अधिक गौठान बनाए गए थे। जो हमारे गोवंश थे उनका गाय वालों के माध्यम से संरक्षण होता था। महिला स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार मिलता था। उसको इन्होंने बंद करके अब एक नई योजना चालू कर दिया है कि गोवंश अभ्यारण्य योजना चालू करेंगे। अरे भैया, अभ्यारण्य तो जो सीमित संख्या में पशु होते हैं, वन्य पशु होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। गोवंश तो हर गांव में सैकड़ों की संख्या में कितने गोवंश अभ्यारण्य बनाएंगे आप? उसके लिए तो यही आवश्यक है आप गोठान बनाएं। अब उसको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने नाम बदला है। आपको साय सरकार की गौ अभ्यारण्य योजना के बारे में भी बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों की सुरक्षा को लेकर कारगर कदम उठाने जा रही है। साय सरकार लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आएगी। गौ सेवा में आगे आई साय सरकार। आवारा मवेशियों के लिए बनेंगे गौ अभ्यारण्य। मवेशियों को चारा मिलेगा, साथ ही चिकित्सीय सुविधा।
पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व, वन विभाग करेंगे संचालन। पशुधन के लिए उचित रहवासी वातावरण उपलब्ध होगा। इस योजना पर भी कॉपी पेस्ट होने का आरोप लगा है। ऐसा क्यों हुआ वो भी जानिए। पिछली कांग्रेस सरकार ने गौठान तैयार किए थे। गौठान योजना के तहत आवारा मवेशियों को रखा जाता था। गांव कस्बों के पास जमीन लेकर एक हिस्से को तैयार किया। विपक्ष में रही बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बताया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने ईडी की जांच की मांग उठाई। बीजेपी का आरोप है एक गाय पर 40 लाख का खर्च, 3 चरवाहे फिर भी खुले में घूमते हैं गौवंश। बीजेपी ने भूपेश सरकार की गौठान योजना को पूरी तरह से फ्लॉप बताया और अब सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार की गौठान योजना की तर्ज पर अब नए सिरे से गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। लिहाजा विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। पहले गौवंश अभ्यारण्य और अब महिला सदन को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब महिला सदन को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। विष्णुदेव साय की सरकार ने महिला सदन योजना लाने की बात कही है, जिससे महिलाएं खुशहाल और समृद्ध होंगी, इस तरीके का दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने कहा कि साय सरकार हमारी योजनाओं को ही कॉपी पेस्ट कर नई योजना का नाम बनाकर ला रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नाम को लेकर के राजनीति हो रही है, ये कब तक थमती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात का गहरा एहसास है कि महिलाओं की भागीदारी और समर्थन के बिना ना तो सरकार लोकप्रिय होगी और ना दोबारा आएगी। इसलिए साय सरकार लगातार महिलाओं के हित की योजनाओं के निर्माण और प्रचार में लगातार जुटी हुई है। सरकार जानती है कि प्रदेश की आधी आबादी ने इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ में पूरी जीत दिलवाई है और अब वक्त है चलते चलते में कुछ रोचक दिखाने का। तो आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। उससे पहले हर नेता ने आखिरी प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। खास बात यह रही कि ममता इस दौरान कलकत्ता की गलियों में 12 किलोमीटर लगातार पैदल चली। कभी आपने उनको पैर में प्लास्टर बांधे भी देखा होगा, लेकिन वहीं ममता बनर्जी अपनी पार्टी के लिए 12 किलोमीटर पैदल चलकर जनता के बीच पहुंची। माटी